नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। पूरे देश से 37 सीटों पर चुनाव होगा। उसमें बिहार की 5 महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। बिहार का चुनाव इस बार अहम इसलिए है कि एनडीए को मिली बम्पर सफलता के चलते यहां राज्यसभा की उसकी सीटें बढ़ने की संभावना ही नहीं, निश्चित है कि बढ़ेंगी। अब वो सीटें 4 होंगी या 5, इस पर बस मंथन बाकी है। इन सीटों के बढ़ने से जो एक संभावित डर था राज्यसभा में सीटें कम होने का, उस डर से उबरने में थोड़ी सी एनडीए को मदद मिलेगी। तो आज हमारी चर्चा इस चुनाव पर ही होगी। बिहार के क्या समीकरण है और इसमें कौन बाजी मारेगा, किसकी जो पराजय होगी, या यूं कह लीजिए कि किसकी सीटें घटेंगी या बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और यदि इन सीटों में सारी की सारी सीटें एनडीए को मिल गई तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो एक बार जो है दर्शकों को बता दीजिए, राज्यसभा चुनाव का ऐलान तो हो चुका है, तिथियां क्या हैं और समीकरण क्या है? देखिए, 26 फरवरी से नामांकन और 16 मार्च को मतदान, है ना। तो मतदान क्या होगा इस बार? स्थिति ये लग रही है कि मतदान होगा। सर्वसम्मति तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि 5वीं सीट जो है, असली पेच वहां फंस रहा है। 4 सीटें जो हैं वो संख्या बल के आधार पर 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो जेडीयू की अगर स्थिति देखें, 85 विधायक, है ना। 2 जो उनकी सीटें हैं जो इसमें खाली हो रही हैं, वो फिर से उनके जरिए भरी जाएंगी, उनके कोटे से भरी जाएंगी। एक सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की है, यानी आरएलएम वाली। तो वो सीट जो है वो एनडीए के खाते में है ना। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा दोबारा जाएंगे? उनके पास अपनी संख्या बल तो नहीं है, लेकिन एनडीए के पास वो संख्या बल है कि वो उन्हें भेज सकता है। तो वो सीटें एनडीए के खाते में। 2 सीटें जो हैं वो आरजेडी की है। एक प्रेमचंद गुप्ता, जो लंबे समय से पार्टी के सांसद रहे राज्यसभा में, है ना। 5 बार रह चुके हैं वो। इस बार तो रिपीट होने का चांस नहीं लगता है उनका, लेकिन अगर वो रिपीट हुए तो 6ठी बार हो जाएगा। एक जो है वो धारी सिंह हैं, जो रिपीट होने का चांस उनका भी मुझे नहीं लगता। हालांकि जिस वर्ग से वो आते हैं उनको माना जाता है कि बड़े मैनिपुलेटर हैं। तो असली गणित यहीं पे आ रहा है ना। असली गणित 5वीं सीट को लेकर आ रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है, आरजेडी की एक सीट तो गई समझिए, है ना, क्योंकि संख्या बल नहीं है। लेकिन एक सीट जो है वो उसको हासिल करने के लिए एनडीए के पास भी संख्या बल नहीं है। ठीक है, 202 विधायकों की संख्या है एनडीए की, अगर आप पूरी काउंटिंग कर लें, है ना। जेडीयू के 85, बीजेपी के 89, आरएलएम के 4, हम के 5, है ना। और रामविलास पासवान की जो पार्टी है, मतलब चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसके 19 विधायक। तो मिला जुलाकर ये 202 हो जाते हैं। अगर इसमें 4 सीटों पर हम डिवाइड कर दें, 41 का फॉर्मूला लगाएं, तो 164 सीटें यहां पे आ जाती हैं। अब बच गए इनके पास 38 सीटें। तो 38 सीटें जो हैं वो 41 से कम है, यानी 3 की संख्या और चाहिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ रही है। अगर एनडीए ने अपना दावा उस पर ठोका, 5वीं सीट पर दावा ठोका, तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ जाएगी। अब इसमें रोल किसका होगा? रोल होगा 2 विधायक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। एक आईआईपी जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है, उसके जो प्रमुख हैं, एकमात्र वो जीते हुए हैं आईपी गुप्ता, तो उनकी भूमिका हो जाएगी। बीएसपी का एक जो विधायक जीता है, उसकी भूमिका हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो एक सीट फिर भी चाहिए। तो वो कैसे होगा? या तो कांग्रेस से लाया जाए, या फिर आरजेडी से लाया जाए, या फिर जो एमआईएम है जिसकी 5 विधायक हैं, उनको लाया जाए। तो यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग वाली स्थिति बन सकती है, अगर एनडीए ने उस पर जोरदार दावेदारी कर दी। दूसरी तरफ ये एक सीट जो है, ये 5वीं सीट का जो पेच है ना, ये एक सीट
आरजेडी के साथ जा सकती है, इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है वहां पे। आपने देखा कि हाल ही में भाई बीरेंद्र जो हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने पार्टी आला कमान से एक तरह से अपील की कि वहां से हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाए, इस सीट के लिए हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाए। और साथ साथ उन्होंने तर्क भी दिया कि वो महिला हैं, वो माइनॉरिटी से आती हैं। और लेकिन असली वजह जो यहाँ पे है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एआईएमआईएम को जोड़ने हाँ के लिए। एमआईएम को लेकिन खालिद आकर्षित करने के लिए कि वो हमारे साथ जी जी खालिद जी, लेकिन इसमें देखिए पेच ये है कि 35 जो राजद गठबंधन है, 35 विधायक उनके हैं कांग्रेस को मिला के, और 5 एआईएमआईएम के हैं, फिर भी एक सीट कम हो रही है। यदि बसपा को मिला ली आरजेडी, तो ये एक सीट उसके खाते में नहीं, उनको तो पूरा जाएगा ना। इक्वेशन देखिए, अगर हम लोग आरजेडी की बात करें, आरजेडी की 25 सीटें, कांग्रेस की 6 सीटें, है ना, इसके अलावा जो कम्युनिस्ट की 3 सीटें, हाँ, है ना, तो ये आंकड़ा आता है 34-35 सीट का, ये आंकड़ा आता है। आईआईपी को उधर शामिल कीजिए तो 36, है ना। और अगर फिर भी वो आंकड़ा पूरा नहीं होता है, जब तक कि एआईएमआईएम का समर्थन, उनको 5 सीटों का समर्थन ना मिल जाए। 5 विधायक हैं एआईएमआईएम के, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर महागठबंधन की तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो वो समर्थन बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको बांध कर रखना होगा। किसे? आईआईपी और बहुजन समाज पार्टी का जो एक विधायक है, इन्हें बांध कर रखना होगा, और ये आसानी से सध जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे संख्या बल एमआईएम इधर आ गया तो ये लोग भी इधर ही रहेंगे। तब ऐसी स्थिति में ये एक सीट जो है वो महागठबंधन के साथ जा सकती है। उम्मीदवार कौन होगा ये उनको तय करना, तो ये लॉबिंग चल रही है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ये लगातार कोशिश है। 38 तो उनकी संख्या हो गई है, उनको 3 चाहिए, तो वो भी कोशिश करेंगे कि 5वीं सीट भी जो है वो उनके पास आ जाए। बिल्कुल, तो दोनों में पेच फंसा हुआ है। उनको 3 की जरूरत है और आरजेडी को 6 की जरूरत है। एमआईएम बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगी, नो डाउट। इसके अलावा जो छिटपुट दल हैं, लेकिन कौन किधर जाता है ये महत्वपूर्ण है। भाजपा, एनडीए गठबंधन में विशेष रूप से भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक भी सीट उसके हाथ से बाहर जाए, क्योंकि राज्यसभा में उसका बहुमत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी स्थिति में ही वो मजबूत हो पाते हैं सदन में। तो वो हमको लगता है कि कोई कसर वो लोग नहीं छोड़ेंगे। इधर आरजेडी भी पूरी जी जान से लगी हुई है। 4 सीटों का गणित तो पूरी तरह से एनडीए के साथ है ना। 1 सीट का उनको फायदा यहाँ पे मिल रहा है। पिछली 3 सीटें थी, 1 प्लस होंगी 4, तो 4 जो उनके पास है ये संख्या बल के हिसाब से। 1 सीट जो है वहां पे जो पेच है उसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है, शायद चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम ये चर्चा जरूर कर सकते हैं कि पार्टियां जो हैं, अगर हम लोग जेडीयू की बात करें तो वो किनको आगे लाएंगे। जेडीयू के देखिए, जेडीयू की जो 2 सीटें हैं, एक तो हरिवंश जी की है, जो उपसभापति हैं राज्यसभा में, है ना, संवैधानिक पद पे हैं वो, तो वहां उनको लूज करना, क्या रिपीट करेगी जेडीयू, ये सवाल है। दूसरी जो सीट है वो रामनाथ ठाकुर हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र, है ना, वो उस सीट पर हैं, केंद्रीय मंत्री भी है इस समय है, तो उनकी सीट भी क्या दोहराई जाएगी। लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये फिर हो जाता है सुनीता जी कि क्या नीतीश कुमार अपनी जो परंपरा, पिछली बार आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ था आपको पता है कि उनकी उम्मीदवारी केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको रिपीट नहीं किया गया था। क्यों कहा गया था कि नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार से ज्यादा नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या इन दोनों के साथ भी लागू होगा? क्या जेडीयू इन्हें रिपीट कर पाएगी? जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं, जो करीब हैं नीतीश कुमार की रणनीति को समझते हैं, कि आगे पीछे तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो लग रहा है इस समय कि 1 सीट जो है वो रिपीट शायद नहीं हो। उपसभापति वाली सीट हो सकता है, हरिवंश वाली रिपीट होने हाँ रिपीट हो जाएगी, लेकिन 1 सीट रामनाथ ठाकुर की जो सीट है वो रिपीट होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। इस पे जो चर्चा चल रही है, नाम की जो चर्चा चल रही है, वो मनीष वर्मा के नाम की चर्चा चल रही है कि मनीष वर्मा को वहां कैंडिडेट बनाया जा सकता है।
अब आ जाइए जो 2 और सीटें हैं जिसको बीजेपी के खाते में जा रही है ना, संख्या बल के हिसाब से। उपेंद्र कुशवाहा क्या रिपीट होंगे, हाँ, बड़ा तो सवाल। उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां पे पेच फंसा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास चार विधायक हैं, है ना, उसमें से भी एक उनकी पत्नी है, और उनकी पार्टी में क्या कुछ हुआ, 3 विधायक जो हैं किस तरह से उनसे दूर हट गए और स्थिति को संभालना पड़ा, ये सब हम लोग इसको समझ रहे हैं, परिचित भी हैं। तो साथ साथ अपने पुत्र को उन्होंने मंत्री भी बना दिया है, लेकिन वो दुहाई बार बार दे रहे हैं कि देखिए चुनाव के समय में उनसे ये वादा किया गया था कि राज्यसभा की एक सीट जो है उन्हें दी जाएगी, तो उनको रिपीट करने की गुंजाइश बन रही है। तो क्या बीजेपी उन्हें सपोर्ट करेगी, ये असली सवाल है। हमको लगता है खालिद क्योंकि जेडीयू के कोटे पे वो तो नहीं जाएंगे। मुझे लगता है खालिद जी कि जेडीयू और बीजेपी अपनी 2-2 सीटें जो है वो बरकरार रखेंगे, और जो 5वीं सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। मेरा अपना मतलब जो एनालिसिस लेकिन जो गणित है, मैथ है, यहाँ पे तो हॉर्स ट्रेडिंग फिर करनी पड़ जाएगी ना। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो आप देखिए, वो तो आप दोनों तरफ हॉर्स ट्रेडिंग की बात है ना। हॉर्स ट्रेडिंग तो बहुमत तो उसको भी नहीं है, यदि वो भी अब आप लाइजनिंग उसको कह लीजिए या हॉर्स ट्रेडिंग कह लीजिए, लाइजनिंग से या तो हासिल करें या हॉर्स ट्रेडिंग से हासिल करें, लेकिन कुल मिला के खरीदना तो दोनों मतलब चाहेंगे, चाहे आरजेडी हो या खरीदने वाला फॉर्मूला ओपन ढंग से आप लागू नहीं कर सकते इधर। हाँ। अगर गठबंधन की तरफ आप देखें तो यहाँ खरीदने वाला सिंगल है, क्योंकि सिंगल है, ये तो अपने मन से वोट करेंगे, लेकिन एक सीट जो है ना उसमें पेच है। एक सीट तो खरीदना पड़ेगा ना, या तो आपको कांग्रेस को फोड़ना पड़ेगा, या आपको एमआईएम को फोड़ना पड़ेगा, या आपको आरजेडी में सेंध लगानी पड़ेगी। एक सीट का तो पेच है ना। तो हॉर्स ट्रेडिंग अगर की स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि ये काम तो एनडीए को ही करना पड़ेगा। तो क्या हालांकि साम दाम दंड भेद राजनीति में सभी चलता है और स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात है, तो 5वीं सीट को लेकर ये चर्चा चल रही है। लेकिन देखिए रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने बड़ी खूबी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा, पहले नाम चल रहा था उनकी माँ का, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं, मेरी माँ जो है वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी, यानी स्पष्ट कर दिया कि राज्यसभा चुनाव में नहीं आएंगे, वो उनकी दावेदारी नहीं है। तो इससे यह आभास लग रहा है कि सब जिम्मेदारी अब दे दी जाएगी उपेंद्र कुशवाहा को, कि ठीक है आपको रिपीट किया जाएगा, लेकिन सब मैनेज आप कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत दिलचस्प हो गया है बिहार का मुकाबला, विशेष रूप से एक सीट पर तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब अंतिम जो रिजल्ट है आने के बाद ही पता चल पाएगा कि 5वीं सीट पर किसकी जीत हुई। और इसके साथ साथ ये भी तय हो गया कि 16 मार्च को मतदान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।